हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके। सो उस दिन हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन मेथड इन फूड्स। तो ये हमने थर्ड तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट इन्होंने कुछ टेबल दिया है कि कुछ ऐसे टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं जो हमें किसी खाने की वजह से हो सकते हैं। जो हम फूड लेते हैं उसमें कुछ पॉसिबल टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं वो हमारी हेल्थ में हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? लाइक फर्स्ट इज द बनाना इन सम अदर फ्रूट्स। अगर ये सोर्सेज, अगर ये फूड हम लेते हैं तो उसमें एक्टिव एजेंट्स कौन से होते हैं? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। सो दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एड्रेनालिन केमिकल्स होते हैं काइंड ऑफ। तो केमिकल्स जो होते हैं ये उसमें प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा कहाँ पे अफेक्ट करते हैं? हमारे सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये अफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू सम टाइप्स ऑफ चीज। अगर तुम चीज जो है वो अपने खाने में लेते हो तो उसमें क्या है? एक्टिव एजेंट कौन सा होता है? टायरामिन। टायरामिन क्या है? टायरामिन इज एन अमीनो एसिड जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सो टायरामिन उसमें अमीनो एसिड जो होता है वो एक्टिव एजेंट होता है। उससे क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर रेज होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। और मेनली ये हमारी बॉडी में नेचुरली अकर होता है और कुछ फूड्स में भी प्रेजेंट होता है बट नेचुरली भी ये अकर होता है। एनहांस्ड बाय एमओए इनहिबिटर्स, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो मोनोएमाइन जो एक मेडिकेशंस होती हैं जो क्या करती हैं? हमारी मोनोएमाइन ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देती हैं। जो क्या करता है? हमारे कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे टायरामिन को हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो हमारा एमिनो एसिड होता है उसको हमारी बॉडी में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। सो अगर तुम किसी भी टाइप का चीज लेते हो तो उसमें हमारा एक्टिव एजेंट होता है टायरामिन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर और टू रेज द ब्लड प्रेशर। सम टाइप्स ऑफ फिश, मीट, ये सब नॉनवेज चीजें जो होती हैं जैसे फिश हो गया, मीट हो गया या फिर कुछ टाइप के हमारे जो चीज होते हैं, अगर ये तुम लेते हो तो इसमें हमारा नाइट्रोस एमाइंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोस एमाइंस क्या होते हैं? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और यू कैन से दीज आर द केमिकल्स जो हमारी बॉडी में जो हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द एक्टिव एजेंट जो हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं बिकॉज इसमें कैर्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज कैंसर इन द पेशेंट। देन अगर हम मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो हम, तुम्हें पता है, रेगुलर बेसिस पे हम अपने घर में खाते हैं तो उससे क्या हमारा चांसेस होते हैं? सेंग्विनेरिन एक्टिव एजेंट उसमें होता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके। उसमें हमारा सेंग्विनरिन होता है जिसकी वजह से क्या होता है? हमें एडिमा होने के चांसेस रहते हैं, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग होने के चांसेस हमें रहते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू लेग्यूम्स। अगर हम लेग्यूम्स लेते हैं तो उसमें हमारा हेमाग्लूटिन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ग्लूटिनिन, सॉरी, हेमाग्लूटिनिन्स जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट एक्टिव एजेंट्स होते हैं। हेमाग्लूटिनिन्स क्या है? इसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जो हेमाग्लूटिनिन्स होते हैं, ग्लूटिनिन्स होते हैं, दीज आर नथिंग बट दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन। सो दीज आर द एक्टिव एजेंट जो हमारे लेग्यूम्स में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं? हमारे जो इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं या रेड सेल्स होते हैं उनको डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। देन सम टाइप्स ऑफ बीन्स। अगर कुछ ऐसी बीन्स हैं जो लोग लेते हैं जैसे ग्रीन बीन्स हो गई या सम अदर टाइप्स ऑफ बीन्स हम लेते हैं तो उसमें हमारा विसाइन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। वी कैन से एक्टिव एजेंट जो होता है वो विसाइन या विसिन होता है। ये भी क्या होता है? ये भी हमारा एल्केलॉइड ग्लाइकोसाइड होता है, एक जो हमारी बीन्स में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे हेमोलिटिक एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं या फिर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। और मेनली ये हमारा फावा बीन्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है जिससे हमें फेबिज्म होने के चांसेस रहते हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया, फेबिज्म होने के चांसेस
रहते हैं। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ, इसमें बीटा एमिनो प्रोपियो नाइट्राइल भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सालिल एमिनो एलेनाइन भी प्रेजेंट होता है, जिसकी इफेक्ट्स जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करता है। ग्रीन पोटैटोज अगर हम लेते हैं तो उसमें हमारा सोलानाइन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एक्टिव एजेंट है सोलानाइन। ये भी क्या है, ग्लाइको एल्केलॉइड पॉइजन है, जो हमारे कुछ फूड्स में, मेनली हमारे पोटैटोज, ग्रीन पोटैटोज में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं, यू कैन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट होने के चांसेस इसमें हमें रहते हैं। देन आता है हमारा मेन फिश। फिश में हमारा क्या है, मैनी फिशेस। अगर कोई फिशेस लेता है, कोई भी टाइप की फिश लेता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी वेरियस ऑफन कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स। अगर फिशेस वगैरह हम लेते हैं तो उसमें नाइट्रोसमाइंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं। फंगाई, फंगाई में वेरियस माइकोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिव एजेंट होता है, जिससे मेनली हमारा नर्वस सिस्टम या जो हमारा लीवर होता है मेनली वो उससे अफेक्ट होता है। Then next comes to natural toxicants in the foods. Plant species are often naturally containing chemicals which consumed in large quantity. Okay, so natural toxicants in food. Plant species are often naturally containing chemicals when consumed in large quantities of ओवर लॉन्ग पीरियड में प्रूफ टॉक्सिक। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो नेचुरल टॉक्सिकेंस होते हैं वो हमारे मेनली प्लांट्स में होते हैं। अगर हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो वो क्या हो सकता है, हमारे लिए टॉक्सिक जो है वो हो सकते हैं। मेनली हमारे जो ग्वाइट्रोजन्स होते हैं, जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में कर सकते हैं, जो मेनली हमारी कैबेज या फिर हमारी अदर वेजिटेबल्स में होते हैं। अगर हम रेगुलर बेसिस में उनका एक्सेसिव यूज़ करें तो देयर में भी चांसेस कि वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं और उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। टॉक्सिकेंट ऑफ नेचुरल ऑरिजिन। Okay, so toxicant of natural origin entering through contaminants, plant origin. Toxin containing seeds such as datura,
argemone may enter grains and oil seeds rendering them unsafe for human consumption. So toxins क्या है, plant origin में क्या होता है, जो हमारे टॉक्सिन्स कंटेमिनेटिंग सीड्स जो होती हैं, जैसे हमारा दतूरा हो गया या आर्गीमोन्स होंगी, उसमें क्या होता है, वो जो हमारे कंटेमिनेट कर देते हैं उन सीड्स को, उसमें वो एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अनसेफ हो जाता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। अगर वो हमारे प्लांट ओरिजिन में जो टॉक्सिन्स हैं वो सीड्स में अगर एंटर हो जाते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। माइक्रोबियल ओरिजिन, फूड विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट आर ससेप्टेबल टू कंटेमिनेशन बाय बैक्टीरिया एंड मोल्ड। हाई काउंट्स ऑफ दीज इन फूड्स आर नेसेसरी ड्यू टू पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन। वही है, हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, या उनको ग्रो होने के लिए, या यू कैन से मल्टीप्लाई होने के लिए उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर उनको टेम्परेचर मिल जाता है पर्टिकुलर, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और मेनली ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन ना किया हो, या फिर जो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो, तो देयर में भी चांसेस कि वहाँ पे हमारा जो फूड है वो हाईली चांसेस आर देयर कि वहाँ पे फूड जो है वो कंटेमिनेट हो जाए। इसमें हमारे आते हैं प्रेजेंस ऑफ एंट्रिंग पैथोजन इन हाई क्वांटिटी में कॉज फूड बॉर्न डिजीजेस। अगर वहाँ पे एंट्रिक पैथोजेंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एंट्रिंग कॉटेड पैथोजेंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो देयर में बी चांसेस कि पेशेंट को कोई भी फूड बॉर्न डिजीज हो सकता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइक टाइफाइड हो सकता है, पैरा टाइफाइड हो सकता है, कॉलेरा होने के चांसेस रहते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस होने के चांसेस रहते हैं, डायरिया, डाइसेंट्री एंड फूड पॉइजनिंग भी पेशेंट को हो सकती है इफ there is presence of entering pathogens in high quantity, excessive quantity में entering pathogens अगर present है तो the infection the infection often comes from persons carrying these contaminants or use of unclean vessels or contaminated vessel multiply speedily as food is a good medium। तो इन्फेक्शन मोस्टली आता कहाँ से है, या तो वो पर्सन जो है वो कंटेमिनेंट्स लेके आया है, या जिस वेसल्स में फूड है या तो वो ही अच्छे से हमने क्लीन नहीं किया है, या फिर वो पहले से ही कंटेमिनेटेड है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ईजिली वहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या यू कैन से फूड बॉर्न डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। सम बैक्टीरिया ग्रो इन द इंटेस्टाइन एंड कोज डिजीज, सम ग्रोस इन द फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हम खाने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में ग्रो होते हैं और फिर डिजीज कॉज करते हैं, बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड में ग्रो करते हैं और उसके बाद हमें वो टॉक्सिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। The bacterial toxins are responsible for food poisoning. Some fungi may grow in food and produce toxins and are called mycotoxins, some of which may after chronic consumption cause cancer of liver और kidney। तो बैक्टीरियल टॉक्सिन जो होते हैं अगर वो हमारे फूड में प्रेजेंट है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे फूड में प्रेजेंट है तो इट मे कॉज फूड पॉइजनिंग, तो उससे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, सम फंगाई, अगर हमारी जो कुछ फंगाई है अगर वो फूड में ग्रो हो जाए तो उससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं, या फिर वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लग जाता है जिसको हम कहते हैं माइकोटॉक्सिन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंजप्शन अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि लीवर कैंसर या फिर किडनी कैंसर होने के हमें चांसेस रहते हैं। Then next comes to biological agent। biological agent में क्या आता है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या होता है, पैरासिटिक वर्म एंड फ्लूक्स दैट मे इन्फेक्ट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग मे एंटर द थ्रू ड्रिंकिंग वाटर और फ्लैश फूड्स, एग्जाम्पल राउंड worms और एंड लीवर फ्लूक कॉजिंग ट्राइकिनोसिस। तो पैरासिटिक वर्म्स एंड फ्लूक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल और ह्यूमन दोनों को ही वो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी कंटेमिनेटेड फूड या फिर कंटेमिनेटेड फूड या फिर कंटेमिनेटेड वाटर, अगर उसमें हमारे जो पैरासिटिक बॉम्ब्स फ्लूक्स अगर उसमें प्रेजेंट है और अगर हम उनकी कंजप्शन करते हैं तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को फूड बोर्न डिजीजेज या इलनेस या सिकनेस होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि अगर राउंड बॉम्ब्स हैं, लीवर फ्लूक हैं, ये जिसकी वजह से हमें ट्राइकिनोसिस होने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट में ट्राइकिनोसिस हो सकता है।
एंड ट्राइकिनोसिस इज नथिंग बट इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज है, तुम्हें पता है। ट्राइकिनोसिस भी हम इसको बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या है, अगर हम कोई भी पैरासाइट अगर हमारे खाने में जो है प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, अंडर कुक या रो मीट हम खा रहे हैं और उसको हम अच्छे से पका नहीं रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस। तो उससे हमें चांसेस रहते हैं। केमिकल टॉक्सिकेंस ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन, वो था नेचुरल ओरिजिन, अभी ये है एक्सटर्नल ओरिजिन। तो एक्सटर्नल ओरिजिन में क्या आता है, टॉक्सिक मेटल्स, मेटल्स वही है, लेड हो गया, एंटीमोनी, कैडमियम, ये आर्सेनिक और मरकरी, ये सारे अगर मेटल्स अगर हमारे फूड, जब हम फूड को प्रोसेस करते हैं उसमें अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर हम उनके कंटेनर्स अगर मेटल कंटेनर्स हैं, तो उससे क्या होता है, ये चांसेस होते हैं कि हमें जो कोई भी इन्फेक्शन या फूडबॉर्न डिजीज हो सकती है, जैसे कि द मेटल सच एज लेड, एंटीमोनी, कैडमियम, आर्सेनिक एंड मर्करी में एंटर प्रोसेस फूड थ्रू कॉन्टैक्ट विद मेटल कंटेनर्स, पाइप, वेसल और थ्रू केमिकल्स एंड एडिटिव्स यूज्ड इन प्रोसेसिंग। तो वो किसी भी वजह से हमारे फूड में एंटर हो सकते हैं, चाहे वो मेटल के कंटेनर्स हो, पाइप्स हो, वेसल्स हो, या फिर कोई केमिकल जो हम अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे फूड में एडिटिव्स कुछ ऐड कर रहे हैं, उसकी वजह से भी वो एंटर हो सकता है। तो उसकी वजह से हमें कोई भी डिजीज हो सकता है, या फिर फूड पॉइजनिंग, फूड बोर्न इलनेसेस होने के चांसेस रहते हैं। देन रेजिड्यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स, वही है, अगर जैसे हम पेस्टिसाइड्स को वो करने के लिए जैसे हमारे पास आते हैं, फ्यूमिगेशंस हम कर सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल हम कर सकते हैं, तो अगर वो हम क्या है उसकी वजह से फ्यूमिगेंट्स या फिर पेस्ट कंट्रोल केमिकल यूज इन स्टोरेज just may enter the grains, nuts, oilseeds and other grain product. Livestock feed often contain antibiotic and chemical. The animal may receive drug to control infection. These may enter their bodies and leave residues in milk, meat and eggs. तो अगर जब हम ये चीज़ें करते हैं, फ्यूमिगेशंस करते हैं, पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। तो वो चीज़ों में क्या है, अगर वो हमारे बाई चांस अगर हमारे एनिमल्स वहाँ पे हैं, अगर उनमें वो चीज़ें हो जाएं तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज ये इन्फेक्ट दोनों को कर सकता है, एनिमल एज वेल एज द ह्यूमन, तो दोनों को ही। और फिर अगर हम उस मीट की कंजप्शन करते हैं या उस मिल्क की कंजप्शन करते हैं, एग्स की कंजप्शन करते हैं, तो देयर में भी चांसेस कि उनके थ्रू वो इन्फेक्शन फिर हमें हो सकता है। कंटेमिनेंट्स फ्रॉम प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस, food often goes unpermitted in processing treatments such as artificial ripening with lime, calcium carbide, methane, artificial coloring with non-permitted synthetic dyes, antimicrobial agent that may be toxic. Pesticides, artificial sweeteners such as saccharine, thickeners such as filter paper. तो कंटेमिनेंट्स फ्रॉम प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस मतलब जब भी हम फूड को प्रोसेस करते हैं और जब भी हम उसमें कोई भी आर्टिफिशियल एडिटिव्स यूज करते हैं, तो उस टाइम पे भी देयर में भी चांसेस कि वहाँ पे कंटेमिनेशन हो सकता है। जैसे कि हम आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं लाइम के, तो कैल्शियम कार्बाइड हो गया, मीथेन हो गया, आर्टिफिशियल कलरिंग हम डाल रहे हैं, डाइज हम डालते हैं, या फिर कोई भी ऐसी स्वीटनर्स डालते हैं, या फिर थिकनर्स डालते हैं, फिल्टर पेपर, ऐसी कोई भी चीज़ें, मतलब इसमें मेनली प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस में मिल। तो तो इसमें क्या है, एक वो है कि जब भी हम कोई भी फूड जो है प्रोसेस्ड करते हैं, उसमें जब भी हम कोई भी आर्टिफिशियल एडिटिव्स यूज करते हैं, तो देयर में भी चांसेस कि वो कंटेमिनेशन हो सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हमें फूड को प्रोसेस करना है, तो उसको हमें इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और एसेप्टिक टेक्निक के साथ हमें जो है वो फूड प्रोसेस करना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं वो कम हो जाए। कंटेमिनेंट्स फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल, प्रोसेस फूड आर पैकेड इन कंटेनर्स, वही है कि जब हम खाने को प्रोसेस करते हैं, जब उसमें आर्टिफिशियल एडिटिव्स डालते हैं, तब भी कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। और
जब हम उस प्रोसेस्ड फूड को हम क्या करते हैं, पैक करते हैं इन अ कंटेनर, चाहे वो मेटल हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, पेपर हो, तो उन चीज़ों में भी क्या होता है, हमें कंटेमिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज एसिडिक फूड जो होते हैं वो क्या होता है, इजिली मेटल में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे हमारा जिंक और हमारा टिन हो गया। लेवल्स आर नोन टू राइज इन फ्रूट जूसेस, प्लास्टिक कंटेन एडिटिव सच एज कलर, fillers, chemicals, these may get transferred to the food. Such contaminants can be prove toxic. वही है कि जब भी हम प्रोसेस फूड को कभी भी पैकेज करते हैं, चाहे किसी भी मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, किसी भी चीज में, तो देयर में भी चांसेस कि जब भी हम इनको कन्वर्ट उसमें डालते हैं या प्रोसेस करके उसमें पैकेज करते हैं, तो देयर में भी चांसेस कि वो हमारे लिए टॉक्सिक प्रूव हो सकें, क्योंकि वो कंटेमिनेंट, अगर कंटेमिनेशन वहाँ पे हो जाती है तो उससे हमें टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू एक्सीडेंटल कंटेमिनेंट। एक्सीडेंटल कंटेमिनेंट्स क्या होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारा फूड एकदम से बनता है, स्टोर होता है, प्रोसेस्ड होता है, पैकेज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो उन वेयर हाउसेस में क्या होता है, जब तुम्हारे पास बहुत सारे काम होते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ पे अगर पेस्टिसाइड्स कंट्रोल करने के लिए कुछ रखा है, पेंट्स रखे हैं, अगर एक्सीडेंटली वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ें अगर हमारे खाने के साथ मिल जाएं या किसी भी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाए, जैसे कि मतलब वो केमिकल्स ही होते हैं, काइंड ऑफ पेंट्स, और वो जो होते हैं हमारी चीज़ें जो होती हैं पेस्टिसाइड्स कंट्रोल वाले जो स्प्रेज होते हैं, तो वो सारे केमिकल्स होते हैं, अगर वो हमारे खाने में प्रोसेस्ड होते हैं, उसकी जरा सा भी वो हमारे खाने में एड ऑन हो जाते हैं, तो देयर में भी चांसेस कि उसकी वजह से भी हमें टॉक्सिक इफेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। कंटेमिनेंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। Contaminants from environment, industrial influence, automobile exhaust and sewage, drinking water, processed water used for industry and growing crop are likely to get contaminated. Plants exposed to automobile exhaust are known to contain higher lead content. Chemicals from industry, detergent, etc. may contaminate food material. तो कोई भी environment में हमारा mainly आता है हमारा इंडस्ट्री या फिर हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी, जो भी है, जहाँ से भी हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जो भी हमारा कुछ भी है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया या प्रोसेस्ड वाटर हो गया या फूड हो गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो कंटेमिनेट हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें क्या है, जैसे कोई केमिकल्स बन रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, उसके साथ साथ हम अपने खाने को भी प्रोसेस कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर को प्रोसेस कर रहे हैं, तो देयर में भी चांसेस कि उसकी वजह से भी हमारा जो फूड मटेरियल है वो कंटेमिनेट हो सकता है, और उसकी वजह से हमें फूड बॉर्न डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट कम्स टू कम कॉमन फूड टॉक्सिकेंस। कॉमन फूड टॉक्सिकेंस में आता है हमारा लेथिरस टॉक्सिन्स, या लेथिरस टॉक्सिन्स भी तुम इसको बोल सकते हो। सो लेथिरस टॉक्सिन्स, लेथेरिज्म होने के चांसेस रहते हैं, अगर हमारा कोई भी चीज़ है, अगर वो हमारी लेथेरिस से क्या है, उसमें टॉक्सिसिटी हो गई हो, तो उससे जो हमारा मेनली ड्राई सीड्स या फिर सीडलिंग्स ऑफ लेथेरिस सैटिवास होता है, उसमें अगर ये प्रेजेंट हो, ये टॉक्सिन अगर प्रेजेंट हो, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को लेथेरिस, तो उससे हमें क्या है, लेथेरिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। सो द कॉज ऑफ न्यूरोलेथेरिज्म इज अ टॉक्सिन बीटा ऑक्सालाइल एमिनो एलेनाइन विच इज फाउंड इन द सीड्स ऑफ द पल्स। वही मैंने बोला कि जो ये मेजर टॉक्सिन होता है, लेथेरिक्स टॉक्सिन, मेनली ये ड्राई सीड्स या फिर हमारी लेथेरस सेटिवस की सीडलिंग्स होती हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से जब हम उसका प्रोलॉन्ग टाइम से यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को हमारा क्या है, वो हो जाए, लेथेरिज्म होने के चांसेस रहते हैं। मेनली लेथेरस सैटिवस जो सीड्स होती हैं, वो हम केसरी दाल, तुमने देखा होगा घर में खाते हैं, या लोकल नाम होते हैं उनके, तूर दाल हो गया, ये क्या है, लग दाल हो गया, बत्रा, चूरा मटर, तो ये सब चीजें जो होती हैं, इनमें ये टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, और जब हम इनको इनटेक करते हैं फॉर अ प्रोलॉन्गर टाइम और ज्यादा अमाउंट में, तो चांसेस हो सकते हैं कि हम पेशेंट को लेथेरिज्म हो जाए।
तो लेदरिज्म होता क्या है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स होने लग जाते हैं, मसल वीकनेस हो जाती है, पैराप्लेशिया भी होने के चांसेस रहते हैं। मेनली ये हमारी साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा होता है। और इससे क्या होता है, जब भी कोई भी आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सीड्स की कंजप्शन करता है, चाहे वो कोई भी सीड्स हो, जैसे वो तूर दाल होगी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करता है, तो इट मे प्रूव टॉक्सिक टू अस। तो वो उससे disease. The disease affect mainly young men between the age of 15 to 45 years and manifests itself in the following stages. लेटेंट स्टेज में क्या होता है, इंडिविजुअल इज अपेरेंटली हेल्थी बट व्हेन सब्जेक्टेड टू फिजिकल स्ट्रेस। मतलब अगर किसी पेशेंट को लेदरिज्म हो जाए तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम पेशेंट को आती है। तो फर्स्ट विल सी लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज जब पेशेंट की शुरू होती है तो उसमें पेशेंट जो है वो हेल्दी होता है, बट उसमें क्या है, जब वो बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस लेने लग जाता है, एग्जिबिट अनगेनली जायट, उसका जो जायट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होने लग जाता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन जब हम उसका पेशेंट का करते हैं तो उसमें कुछ फिजिकल साइंस जो हैं वो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये जो एक स्टेज होती है, कंसीडर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिवेंटिंग एस्पेक्ट। इफ द पल्स इज विड्रॉन फ्रॉम द डाइट, इट विल रिजल्ट इन कंप्लीट रिमिशन ऑफ द डिजीज। इस ये लेटेंट स्टेज में अगर पेशेंट है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम उसके खाने से बिल्कुल पल्स को बिल्कुल ही विड्रॉ कर दें तो देयर में भी चांसेस कि हम उसकी कंप्लीट रिमिशन कर सकते हैं हम उस डिजीज की, बट इन द कंप्लीट रिमिशन ऑफ द डिजीज। latent stage. So individual late ओके। सो लेटेंट स्टेज में क्या है, मैंने पहले ही बताया, इसमें जो पर्सन है वो हेल्दी होता है, बट क्या है, उसमें जब हम उसका यू कैन से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें कुछ फिजिकल साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेस या फिर उसका जो डाइट है वह कहीं ना कहीं इंक्रीज होने लग जाता है। और इस ये जो स्टेज होती है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम पेशेंट के खा से पल्सेस को बिल्कुल ही विड्रॉ कर दें तो देयर में भी चांसेस कि उसका हम जो डिजीज है उसको कम्प्लीटली हम वहां से रिमूव कर दें। नो सिक्स स्टेज, द पेशेंट वॉक विद शॉर्ट जॉकिंग स्टेप्स विदाउट द एड ऑफ अ स्टिक। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट आर फाउंड इन दिस स्टेज। नो सिक्स स्टेज में क्या होता है, पेशेंट जो है वो वॉक तो कर लेता है बट उसको जॉकिंग मूवमेंट्स होती हैं बीच बीच में। तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट चल तो लेगा बट उसमें जॉकिंग मूवमेंट्स होंगी। और इस स्टेज में पेशेंट जो है वो हमें लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो हमें मिल जाते हैं। वन stick stage, patient walk with a cross diet with a tendency to walk on toes, muscular stiffness make it necessary to use a stick to maintain balance। इस स्टेज में क्या होता है, पेशेंट चलता तो है पर उसका क्या है, टेंडेंसी उसकी है कि वो वॉक कर सकता है ऑन देयर टोज, टोज पे वो चल सकता है। बट इस स्टेज में क्या होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उसको स्टिक का यूज करना पड़ता है। टू स्टिक स्टेज, द सिम्टम्स आर मोर सिवियर। इन टू स्टिक में क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा सिवियर हो जाते हैं, पेशेंट वॉक नहीं कर सकता है, वो अपनी नीज और क्रॉस लेग्स पे चलता है, बेंडिंग नीज और क्रॉस लेग्स पे चलता है। और उसको क्या है, टू क्रचेस फॉर सपोर्ट, उसको क्या है, क्रचेस की जरूरत पड़ती है चलने के लिए ताकि उसको एक प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू वॉक, वो अपने से चल ही नहीं सकता। The diet is slow and clumsy and the patient gets tired easily after walking a short distance। पेशेंट नीज बेंड करके चलता है, अगर वो थोड़ा टाइम के लिए भी चले तो उसको जल्दी से बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होने शुरू हो जाती है। और हमारा जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और उसमें क्या होता है, क्लम्सीनेस आ जाती है। हमारा जो डाइट है वो एक तो स्लो हो जाएगा और ऊपर से हमारा जो डाइट है वो क्लम्सी, क्लम्सी मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ
ऑकवर्ड पोजीशन होती है ना, जैसे मूवमेंट जो होती है वो प्रॉपर, जैसे कोल्ड में तुमने देखा होगा कि फिंगर जो है कभी मुड़ जाती है, सोलन हो जाती है, तो ऑकवर्ड मतलब कोई भी मूवमेंट जो है वो उसकी ऑकवर्डनेस वहां पे आ जाएगी। क्रॉलर स्टेज में क्या है, द इरेक्ट पोस्चर बिकम इम्पॉसिबल एज द नी जॉइंट्स कांट सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी, देयर इज atrophy of the thigh and leg muscles, the patient is reduced to crawling by throwing his or her weight on the हैंड्स। इसमें क्या होता है, क्रॉलर स्टेज में क्या होता है, पेशेंट की जो बॉडी है वो मतलब बिल्कुल ही खड़ा नहीं हो सकता, ना ही वो नीज पे बेंड हो सकता है, बिकॉज जो बॉडी का वेट है वो नीज जो है वो कैरी नहीं कर पा रही है। नाउ द पेशेंट इज क्या है, डूइंग क्रॉलिंग, वो चल रहा है बट क्रॉल करके, और उसका जो सारा वेट है वो कहाँ पे आ गया है, हमारे हैंड्स में। हाउ एवर इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड कंज्यूमिंग खेसरी दाल, it is desirable that the proportion of the dal should never form more than a quarter of the total amount of cereals and pulses eaten per day। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जो केसरी दाल हम खा रहे हैं वो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, बट हमें क्या है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो कम रखना है एज कम्पेयर टू अदर्स। मतलब अगर हमें लेनी भी है तो उसका प्रोपोर्शन हमें बिल्कुल ही कम लेना है। सो देयर आर मेनली 5 स्टेजेस। लेटेंट स्टेट, इसमें पेशेंट जो है वो हेल्दी है बट उसके कुछ फिजिकल साइंस जो है वो हमें दिख जाते हैं, और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम पेशेंट को दाल जो है या वी कैन से जो पल्सेस हैं उसको हम निकाल दें खाने से, तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। नो स्टिक स्टेज, इसमें पेशेंट जो है वो चल लेता है विदाउट द हेल्प ऑफ स्टिक्स, पर उसमें क्या है, जर्किंग मूवमेंट्स पेशेंट की होती हैं। देन आता है वन स्टिक स्टेज। इसमें क्या है, पेशेंट अपने टोस पे चलता है पर उसकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं, जिसके लिए उसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्टिक की जरूरत होती है। टू स्टिक स्टेज में क्या होता है, सिम्टम्स जो है बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा जो डाइट है वो स्लो, क्लम्सी, ऑकवर्डनेस आ जाती है, और उसकी वजह से उसको क्रचेस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते होंगे, वो देखा होगा ना तुमने, जो लोग चलते हैं उनको साइड में वो क्रचेस से दिए होते हैं पकड़ने के लिए, ताकि उनका बैलेंस मेंटेन रहे और वो गिरे नहीं। और यही पर्सन ऐसे होते हैं, अगर वो शॉर्ट डिस्टेंस पे भी चले तो वो जल्दी से टायर्ड हो जाते हैं। क्रॉलर स्टेज में क्या है, पेशेंट इज नॉट इवन टू वॉक, नॉट इवन टू स्टैंड, और नॉट इवन टू वॉक ऑन देयर नीज। तो इसमें पेशेंट क्या करता है, अपनी जो भी वो हैंड्स के ऊपर चलता है, जैसे तुमने देखा होगा बच्चे जो हैं छोटे क्रॉल करते हैं, वैसे स्टेज में पर्सन जो है वो क्रॉल करके चलता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमें केसरी दाल जो है बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, बट अगर हम उसको ले भी रहे हैं तो हमें उसको कम प्रोपोर्शन में लेना है, ताकि क्या है, उससे हमें और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर हम और पल्सेस भी ले रहे हैं और दालें भी ले रहे हैं, तो उसमें जो केसरी दाल का जो हमारा वो है, प्रोपोर्शन है, या यू कैन से जो उसकी हम बनाते हैं, तो उसमें अगर 2-3 चीजें हम बनाने हैं तो केसरी दाल का जो हमें अमाउंट लेना है वो बिल्कुल ही थोड़ा लेना है, जिससे हमें और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अंडरस्टूड बीएससी? यस मैम।